तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे फेमस जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो पहले तो आपको दिख रहा होगा ये सुप्रास्पाइनटस की लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये डेल्टॉइड की लाइन ऑफ एक्शन है, और ये सबस्कैपुलरिस इंफ्रास्पाइनटस और टेरिस माइनर की लाइन ऑफ एक्शन है। अभी बेसिकली अगर आपको ये कितना काम कर रही है, फिर इनका मोमेंट आर्म अगर कैलकुलेट करना है किसी भी मसल का किसी भी जॉइंट पे, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो उसका एक सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इस वीडियो में कि अगर आपका जॉइंट का जो फल्क्रम है, ठीक है, फल्क्रम यानी कि जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो फल्क्रम है, और आपका जो मसल है उसके फाइबर्स का अलाइनमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका डेल्टॉइड इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप मोमेंट आर्म कैसे निकालोगे, तो मोमेंट आर्म निकलेगा आपके फल्क्रम के सेंटर से वो जो आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा मसल फाइबर की अलाइनमेंट को, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो उसका मोमेंट आर्म रहेगा। ये मोस्टली कोई भी आपको नहीं बताएगा, इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको इजी जाएगा कि आप मसल का कितना एक्टिविटी जरूरी है और कौन सा मसल ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ये हो गया आपके डेल्टॉइड का मोमेंट आर्म। सिमिलरली आपका सुप्रास्पाइनटस थोड़ा हॉरिजॉन्टल है तो उसका मोमेंट आर्म ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली रोटेटर कफ मसल्स कैसे एक्ट करते हैं, तो ये अगर डेल्टॉइड है या सुपीरियरली एक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, आपके ह्यूमरस को अबडक्ट करेगा, ह्यूमरस को अबडक्ट करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, आपका जो ये ह्यूमरल हेड है उसको सुपीरियरली ट्रांसलेट करके ले जाएगा। अगर ये सुपीरियरली ट्रांसलेट होते रहेगा तो क्या होगा, ऊपर जो एक्रोमियन है उसके साथ भिड़ जाएगा, तो वो कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो पाएगा जो आपको रेंज ऊपर तक चाहिए वो। तो उस टाइम पे क्या करता है कि ये जो आपके बाकी के रोटेटर कफ के 3 मसल्स है वो मेन काम करते हैं इसके सुपीरियर ट्रांसलेशन को रोकने के लिए। तो ये नीचे फोर्स लगाते हैं, इनके नीचे फोर्स लगाने की वजह से जो ट्रांसलेशन है वो इन्फीरियर हो जाता है आपके ह्यूमरल हेड का। अब इसमें आपके सुप्रास्पाइनटस का क्या फंक्शन है, सुप्रास्पाइनटस का सबसे फंक्शन है, अगर आपने पहले की वीडियोस मेरी देखी होगी सुप्रास्पाइनटस और डेल्टॉइड का मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे सुप्रास्पाइनटस काम करता है अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स पे। तो सिमिलरली सुप्रास्पाइनटस क्या करता है, ये जो ह्यूमरल हेड है उसको पुल करके रखता है आपके ग्लिनॉइड कैविटी में, वो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस ऐड करता है आपके ह्यूमरल हेड से आपके जो ग्लिनॉइड कैविटी है उस पे। तो ये कॉम्प्रेसिव फोर्सेस कब सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये कब सबसे ज़्यादा होंगे, जब सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होगा ह्यूमरल हेड और आपका ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये कॉम्प्रेसिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं आपके 60 to 120 डिग्रीज में। तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब से सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में कब होता है ह्यूमरल हेड और आपका ग्लिनॉइड कैविटी 60 to 120 डिग्रीज में। तो इसकी वजह से उस टाइम पे कॉम्प्रेशन फोर्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं आपके ह्यूमरल हेड और आपके ग्लिनॉइड कैविटी में। इसलिए अगर आप पेनफुल आर्क सिंड्रोम में भी देखोगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है आपके सुप्रास्पाइनटस मसल को होल्ड करने में, और उसी टाइम पे आपका पेन भी उस आर्क में आता है 60 to 120 डिग्री में। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा टिप बता दिया कि पेनफुल आर्क में सुप्रास्पाइनटस क्यों पेन देता है 60 to 120 डिग्री में, क्योंकि वो ज़्यादा आपका कॉम्प्रेसिव फोर्सेस लगाने पड़ते हैं उसे होल्ड करने के लिए। कॉम्प्रेसिव फोर्सेस 60 to 120 डिग्री में सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये हो गया आपका सुप्रास्पाइनटस और टोटल रोटेटर कफ मसल्स का एक्शन। डेल्टॉइड का पहले भी बताया था कि टॉर्क प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस है। सुप्रास्पाइनटस का स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी में और स्टैटिक स्टेबिलिटी में भी यूज होता है। थर्ड चीज़ यहाँ पे मैंने बताया आपका बाकी के जो सबस्कैपुलरिस इंफ्रास्पाइनटस और टेरिस माइनर, ये जो 3 मसल है उनका फंक्शनिंग क्या है, तो वो डाउनवर्ड ट्रांसलेशन करते हैं ताकि ऊपर जो है वो बोनी एट्रेशन ना हो, ह्यूमरल हेड एक्रोमियन से अटैच या फिर एट्रेट ना हो। तो अभी एक और चीज़, अगर आपका सुप्रास्पाइनटस जो है वो सबसे ज़्यादा टियर क्यों होता है, ये उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका स्कैपुला जो है वो अपवर्ड रोटेशन की जगह अगर डाउनवर्डली रोटेट रहेगा तो उसमें जो ये स्पेस रहती है एक्रोमियम के नीचे की सब एक्रोमियल स्पेस वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के कारण आपका जो सुप्रास्पाइनटस है वो मूवमेंट करते टाइम इसके बीच में फंस जाके उसमें टीयर्स हो जाते हैं। तो अभी सुप्रास्पाइनटस बहुत अच्छा काम करती है कि सुप्रास्पाइनटस का जो मोमेंट आर्म होता है वो 25 mm होता है। ठीक है, 25 mm, और जो वो उसका जो अबडक्शन का एक्शन है वो मोस्टली 50 सेंटीमीटर, जो हैंड्स में जो आप फोर्स लगाते हो उसका डिस्टेंस जो क्या बोलते हैं हम, एफर्ट आर्म और वेट आर्म, तो वो 25 mm और 50 सेंटीमीटर होता है। तो ऑलमोस्ट 1:20 का रेशियो होता है। तो ज़्यादातर इसकी वजह से आपके सुप्रास्पाइनटस को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, फिर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है आपके ह्यूमरल हेड को होल्ड करने के लिए। तो ये 1:20 का रेशियो याद रखो, जिसकी वजह से सुप्रास्पाइनटस को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और ये ओवर यूज़ की वजह से कंटिन्यू सालों साल यूज़ होने के बाद फिर ये जो मसल है वो थोड़ा टीयर वगैरह हो जाता है। लेकिन ये
अभी ये अगर कब होगा, अगर इसके साथ कोई दूसरा मसल नहीं होगा इसकी मदद करने के लिए। लेकिन जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि जो मिडल डेल्टॉइड है वो सिमिलर एक्शन करता है आपके सुप्रास्पाइनटस से, बस इसका मिडल डेल्टॉइड का यहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन मिडल डेल्टॉइड का भी सिमिलर एक्शन है, जिसकी वजह से आपका जो ह्यूमरल हेड है वो अटैच रहता है आपके ग्लिनोइड कैविटी से, और आपके सुप्रास्पाइनटस पे जो फोर्स आता है वो थोड़ा कम हो जाता है, कंप्लीटली कम नहीं होता, लेकिन सुप्रास्पाइनटस पे जो ज़्यादा लोड आ रहा है वो मिडल डेल्टॉइड की वजह से कम हो जाता है, और फिर उसका जो इंजरी के चांसेस है वो थोड़े लेट हो जाते हैं। तो ये था अभी तक कि सुप्रास्पाइनटस ज़्यादा क्यों टियर होता है। अभी मुझे एक फॉलोअर ने बताया था कि सर आप एक्सरसाइज कैसे प्रिस्क्राइब करना है ये भी बताना, तो मैं अभी तक जो मैंने सिखाया है उस पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपका सुप्रास्पाइनटस टियर है, ठीक है, तो उसमें आप एक्सरसाइज कैसे दोगे। मैं ऐसे नहीं बताऊँ कि आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक वो वाला चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बायोमैकेनिक्स के बेसिस पे आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़, जब आपका सुप्रास्पाइनटस टियर रहेगा कितना, ग्रेड 2 या ग्रेड 2 से कम या फिर ग्रेड 1 पे, जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन कह सकते हैं मसल स्ट्रेन, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको जो आपका आर्म है उसको बॉडी के क्लोज रखना पड़ेगा। बॉडी के क्लोज क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना बॉडी के दूर रह जाएंगे उतना सुप्रास्पाइनटस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, उतना जो वेट आर्म है वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से सुप्रास्पाइनटस को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा और टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला मेन चीज़ क्या है कि while treating any supraspinatus tear in initial stages, keep arms close to the body। ये बॉडी के क्लोज आर्म लेके स्टार्टिंग में आप स्ट्रेंथनिंग या फिर जो भी चीज़ें हैं वो दे सकते हो। सेकंड चीज़, अब ये टियर किसकी वजह से होता है, सेकंड, अब अगर उसमें हमें बाकी के फैक्टर्स भी देखने हैं, इसमें आएगा आपका स्कैपुला। अब स्कैपुला अगर आपका डाउनवर्डली रोटेट है, यानी कि ग्लिनोइड कैविटी नीचे रोटेटेड है, तो उसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था ऊपर अटैच जो सुप्रास्पाइनटस मसल है वो मूवमेंट के टाइम क्या होगा, उसका जो गैप स्पेस है सबआर्कनल स्पेस उसमें अटैच होगा, तो उसको अपवर्डली रोटेट करने के लिए अगर पहले की वीडियोस देखे हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि अपर ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स और एक और मसल जो है वो है आपका सेरेटस एंटीरियर। इन तीनों मसल्स का आपको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। ये तीन मसल्स क्या करेंगे, आपके स्कैपुला को अपवर्डली रोटेटेड रखेंगे। उसके साथ साथ आप अगर आपके स्कैपुला स्टेबलाइजेशन के लिए रोम्बॉइड्स और थर्ड और एक मसल है आपका मिडल ट्रैप्स, तो ये ओवरऑल अगर आप इस पूरे भी बायोमैकेनिक्स पे अगर फोकस करोगे इन सुप्रास्पाइनटस टियर, तो आपका जो चांसेस है मेनली जो फर्दर इंजुरी के चांसेस है वो आप ऑलमोस्ट जीरो कर देते हो। मैं नहीं बोलता कि भी जीरो कंप्लीटली हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ अगर आप बायोमैकेनिकली उस पर कोई भी पेशेंट होगा उसके साथ देखोगे तो ये चांसेस जो है आपके पोस्ट इंजुरी जो कोई भी वर्सनिंग होगा उसकी कंडीशन का वो कम हो जाएगा। हमारा एक ही पहला रूल है कि अगर आपको कोई भी पेशेंट का ट्रीट कर रहे हो तो आप उसको कोई हार्म ना करो। तो ये चीज़ें अगर आपने ध्यान में रख ली तो आप पेशेंट को कोई हार्म नहीं करोगे, उसे हीलिंग का टाइम मिलेगा, उसके साथ साथ उसका जो मोबिलिटी शोल्डर का वो भी मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि आर्म क्लोज टू द बॉडी और स्कैपुला की ट्रेनिंग। तो ये एक जनरल सजेशन मैंने बताया कि सुप्रास्पाइनटस टियर में। तो अभी ये हो गया अपना एलिवेशन का सब। अभी हम बात करेंगे हमारे किसके बारे में, इंटरनल रोटेटस के बारे में। ये वही है कि अगर सबस्कैपुलर इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये नीचे जो है आपका सबस्कैपुलर कैसे एक्ट करता है, ये कोराइकोब्रैकियालिस है, ये आपका शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप है। तो इसमें वही एक्सप्लेन मैंने उसी में कर दिया था सब। अभी नेक्स्ट आ रहा है आपका एडक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। एडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मसल कौन सा है, आपका पेक्टोरलिस मेजर, और एक्सटेंशन में कौन सा है आपका पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो ये जो दो मसल है पेक्टोरलिस मेजर और पोस्टीरियर डेल्टॉइड, और उसके साथ साथ आता है लैटिस्मस डॉर्सी। ये तीन मसल सबसे इंपॉर्टेंट मसल है आपके एडक्शन और एक्सटेंशन के लिए। तो क्या है इसका लाइन ऑफ एक्शन, सिंपल है। क्लाविकुलर पार्ट जो है आपके स्टर्नोक्लाविकुलर पार्ट आपके पेक्टोरलिस मेजर का, वो एडक्शन स्ट्रांगली करता है आपके जो आर्म का है वो। और एक्सटेंशन में भी लैटिस्मस डॉर्सी का मैंने पूरा वीडियो बना दिया है पहले ही कि वो कितना पावरफुल है और उसमें कितना ताकत होता है कि वो आपकी पूरी अपर बॉडी को वो लिफ्ट कर सकता है। पैराप्लेजिया जैसे पर्सन्स में जो हाथ पे क्रचेस में वगैरह चलते हैं उनके अपर बॉडी को पूरा उठा लेता है। तो वो एक हो गया लैटिस्मस डॉर्सी। और अभी आएगा पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो पोस्टीरियर डेल्टॉइड का फंक्शन एक्सटेंशन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन है। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके पोस्टीरियर डेल्टॉइड का। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन करना है तो आपको स्कैपुला का स्टेबलाइजेशन रखना ही पड़ेगा। अगर स्कैपुला स्टेबलाइज नहीं है तो फिर आपका जो एक्सटेंशन रेंज है वो अफेक्टेड रहेगा। तो मोस्टली कभी भी एक्सटेंशन रेंज अफेक्टेड रहता है तो आपको स्कैपुला भी देखना पड़ता है। तो इसमें भी जो मेरे एक फॉलोअर ने बोला था उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी एक्सटेंशन रेंज आपकी रिस्ट्रिक्टेड है उसके लिए आप एक्सटेंशन के लिए आपको क्या लगता है कि आपके
आपका जो स्कैपुला है उसका डाउनवर्ड रोटेशन लगता है आपको आपके एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन और एडक्शन दोनों के लिए डाउनवर्ड रोटेशन लगता है। तो ये डाउनवर्ड रोटेशन कौन करेगा हमारा, तो डाउनवर्ड रोटेशन करने वाला हमारे मसल्स है कौन से, तो वो है आपका रोम्बॉइड, जो ये आपका स्कैपुला हो गया, ठीक है। थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब है, चला लेना। तो ये आपका स्कैपुला हो गया, तो यहाँ पे जो है वो आपका रोम्बॉइड्स होता है, तो ऐसे ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इस साइड में ऊपर खींच लेता है आपका जो है वो आपको रोम्बॉइड मसल जो है ऊपर खींच लेता है और डाउनवर्ड्स क्या करता है, टिल्ट कर देता है आपके ग्लिनोइड कैविटी को। फिर स्कैपुला का डाउनवर्ड रोटेशन होगा तो आपका एक्सटेंशन इजीली होगा। तो पोस्टीरियर डेल्टॉइड पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। जब भी आपका एक्सटेंशन नहीं, लैग या फिर एक्सटेंशन नहीं होगा शोल्डर का, तो स्कैपुला में रोम्बॉइड्स और शोल्डर में आपका पोस्टीरियर डेल्टॉइड, ठीक है। पोस्टीरियर डेल्टॉइड के साथ साथ लैटिसमस डॉर्सी भी याद रखना। हॉरिजॉन्टल अगर हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा, मतलब अगर पेशेंट नॉर्मली एक्सटेंड कर पा रहा है लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में गया और उसका एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा, तो फिर याद रखना पोस्टीरियर डेल्टॉइड इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर आपका नॉर्मल पोजीशन में भी नहीं हो रहा और हॉरिजॉन्टल में भी नहीं हो रहा, तो दोनों पोस्टीरियर डेल्टॉइड और आपका लैटिसमस डॉर्सी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे आपका डाउनवर्ड रोटेशन कर रहा है लैटिसमस डॉर्सी और रोम्बॉइड्स मसल। तो ये आपका बेसिकली वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं, जो एडक्शन है, एडक्शन को इन्होंने रेजिस्ट किया है और स्कैपुला का मूवमेंट देखा है एडक्शन को रेजिस्ट करके। तो अभी हम बात करेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका नाम है आपका इंटरनल रोटेटर्स, ठीक है। ये सारे मसल्स जो है वो इंटरनल रोटेटर्स है। तो इंटरनल रोटेटर्स सबसे मतलब ऐसा ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं कहाँ के, शोल्डर के कंपेयर टू एक्सटर्नल रोटेटर्स। इसलिए आपको नॉर्मली जो आर्म है वो इंटरनली रोटेटेड ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका सबस्कैपुलरिस का लाइन ऑफ एक्शन है, ये आपका टेरिस मेजर का लाइन ऑफ एक्शन है, ये पेक्टोरल्स मेजर, और ये जो है आपका लैटिसमस डॉर्सी आगे से आके पीछे अटैच्ड होता है। तो ये जो है पूरे इनका काम क्या है कि शोल्डर को जो है क्लोज टू द, या फिर जो आर्म को है वो क्लोज टू द बॉडी लाना और इंटरनली एडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है इन्होंने सेम मैंने जो पहले बताया था, पहले के पार्ट्स में अगर आपने देखा होगा कि इन्होंने मोमेंट आर्म कैसे निकाला है। ये लाइन ऑफ एक्शन है, फिर मसल फाइबर ओरिएंटेशन है, ये सेंटर ऑफ फल्क्रम है, और ये जो है वो उसका मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो ये इंटरनली रोटेट होता है। तो अभी ये इंटरनल रोटेशन हो गया। इसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन बताऊंगा, और उसमें एक ही थ्रोअर्स जो होते हैं, जो मतलब बेसबॉल थ्रोअर्स है, फिर जो क्रिकेट में भी जो बॉल थ्रो करते हैं, उनमें क्या चीज़ होती है मैं इसके बाद बताऊंगा। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल रोटेटर्स का। तो एक्सटर्नल रोटेटर्स में पहले ये रहा इंफ्रास्माइटस, और एक और मसल है वो है आपका टेरिस माइनर। तो ये दो मसल जो है वो एक्सटर्नली रोटेट करती है, उसका लाइन ऑफ एक्शन है। ये पीछे रोल करता है और आगे स्लाइड करता है ड्यूरिंग द एक्सटर्नल रोटेशन। अभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके इंटरनल रोटेटर्स कितने हैं और एक्सटर्नल रोटेटर्स कितने हैं। इंटरनल रोटेटर्स में हमने क्या देखा, पेक मेजर, ठीक है, फिर देखा लैटिसमस डॉर्सी, उसके बाद देखा हमने टेरिस मेजर, उसके बाद देखा हमने सबस्कैप। ये थे इतने हमारे इंटरनल रोटेटर्स में। एक्सटर्नल रोटेटर्स में हमने कितने देखे, दो ही देखे, इंफ्रास्पाइटस और टेरिस माइनर। अभी होता क्या है कि इनका पावर इनको ओवर पावर कर देता है, और फिर क्या होता है, ये मसल जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं और ये टाइट हो जाते हैं, और फिर शोल्डर इंटरनली रोटेटेड रहता है, और जिसकी वजह से फिर जब वो जो थ्रोस होते हैं वो थ्रो करते हैं तो इनको इसेंट्रिकली जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ड्यूरिंग द अर्ली कॉकिंग फेज, यानी कि जब आप ऐसे हाथ फेंक रहे हो, अर्ली कॉकिंग मतलब क्या होता है कि हाथ आप पीछे ले रहे हो, इस टाइम पे इंटरनल रोटेटर्स इसेंट्रिकली एक्ट करता है। लेकिन जब आप फेंक रहे हो बॉल, यानी कि थ्रो कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स को है वो है जो इसेंट्रिकली एक्टिवेट करना होता है। अगर उस टाइम पे आपकी ये वीक है तो क्या होगा, शोल्डर पीछे का जो कंट्रोल है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये अगर कंट्रोल और ये स्लाइड होने नहीं दिया तो क्या होगा, आपका जो पूरा शोल्डर है वो एंटीरियरली डिसलोकेटेड रहेगा। एंटी डिसलोकेट होगा क्यों, क्योंकि इंटरनल रोटेटर्स पूरा आगे खींच लेंगे आपके जो ग्लिनोइमोरल हेड को है, और फिर जो है वो पूरा इंजरी हो जाएगा आपके शोल्डर का, ठीक है। तो ये था पूरा बेसिक्स आपके शोल्डर के सारे मसल्स। आई थिंक मैंने जितने भी आज अभी तक वीडियोस डाली है उसमें मैंने शायद सारा जो मोस्ट ऑफ द मसल्स है शोल्डर ऑफ स्कैपुला के वो कवर कर दिया है। अभी मैं बस आपको तो अभी इस पार्ट में मैंने जो सारे मसल्स किए थे आपके शोल्डर के वो रिवाइज करूंगा एक बार, ठीक है। तो पहला था हमने देखा था, पहला मसल जो था वो अपना था लैटिसमस डॉर्सी। लैटिसमस डॉर्सी में उसका एक्शन मेन था इंटरनल रोटेटर, ठीक है, और एडक्टर, मतलब इसको स्विमर्स भी कहते हैं। लैटिसमस डॉर्सी का मेन फंक्शन क्या है कि वो डाउनवर्ड रोटेट करता है स्कैपुला को, और ये इंपॉर्टेंट मसल है ड्यूरिंग द एडक्शन। डाउनवर्ड रोटेशन नहीं होगा तो अच्छे से एडक्ट नहीं होगा। सेकंड, इसके बाद हमने देखा था ट्रैप्स के सारे पार्ट्स देखे थे,
अपर, मिडल, लोअर। अपर ट्रैप्स का फंक्शन था अपवर्ड रोटेशन, मतलब क्लेविकल को वो लिफ्ट करेगा, एलिवेट करेगा, जिसकी वजह से स्पेस बनेगी आपकी स्कैपुला को अपवर्ड रोटेट होने के लिए। लोअर ट्रेपेजियस भी वही करता है, लेकिन वो कंबाइंड सिनर्जिस्टिकली एक्ट करता है आपके रोम्बॉइड के साथ, जो हमने देखा था ऐसे वी शेप्ड लाइन ऑफ एक्शन बनते हैं दोनों में, और ये पुल करते हैं और फिर स्टेबलाइज भी करता है आपके स्कैपुला को। मिडल ट्रैप्स का मेन एक्शन क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनटस के एक्शन। ठीक है, डेल्टॉइड क्या करता है? डेल्टॉइड इज अ टॉर्क प्रोडक्टर ऑफ आपका शोल्डर का अबडक्शन या फिर एलिवेशन, याद रखना। सेकंड चीज, आपका जो सुप्रास्पाइनटस है वो क्या? अर्थ्रोगाइनेमेटिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है सुप्रास्पाइनटस को, रोल ग्लाइड सब वो जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सुप्रास्पाइनटस है उसमें। इसका एक और एक्शन क्या है? कंप्रेसिव फोर्सेस किस पे डालता है? क्लिनोह्यूमरल हेड पे, ठीक है, जिसमें वो कंप्रेस करके रखता है और होल्ड करके रखता है कैविटी में आपके हेड को। ये हो गया आपका डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनटस। अब डेल्टॉइड के हमने 3 पार्ट्स है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर डेल्टॉइड। एंटीरियर डेल्टॉइड का मेन फंक्शन क्या है? एंटीरियर डेल्टॉइड फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन। ठीक है, ज़्यादा फ्लेक्शन में ही काम आता है। ठीक है, मिडल डेल्टॉइड का सिमिलर एक्शन है, सेम एक्ट करता है लाइक सुप्रास्पाइनटस, इनिशियल 0 to 15 डिग्रीज। नेक्स्ट आता है आपका पोस्टीरियर डेल्टॉइड। पोस्टीरियर डेल्टॉइड का मैंने बोला था कि उसका एक्शन एक्सटेंशन नहीं है, उसका एक्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। याद रखना, एक्सटेंशन नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर आपको देखना चाहिए कि उसका पोस्टीरियर डेल्टॉइड। अगर दोनों हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल एक्सटेंशन, न्यूट्रल पोजीशन में भी एक्सटेंशन लिमिटेड है, तो उसमें ऐड होगा लैटिस्मस डॉर्सी प्लस आपका कौन सा मसल? पोस्टीरियर डेल्टॉइड। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डेल्टॉइड, ये हो गया आपका अबडक्टर्स, एडक्टर्स और फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में हमने क्या देखा था? इंटरनल रोटेटर सबसे ज़्यादा है, जिसमें मैंने आपको बोला था कौन से पेक मेजर, ठीक, ये हो गया, लैटिस्मस डॉर्सी हो गया, उसके बाद टेरिस मेजर हो गया, उसके बाद आपका एंटीरियर डेल्टॉइड हो गया और सबस्कैपुलरिस हो गया। एक्सटर्नल रोटेटर्स 2 ही है। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेटर्स में कौन से मसल आते हैं? तो आता है आपका पहला इंफ्रास्पाइनटस और सेकंड आता है आपका टेरिस माइनर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल रोटेटर्स का डोमिनेशन रहता है, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आप थ्रोइंग या फिर कोई भी कैचिंग जो खेलते टाइम थ्रोअर्स होता है या फिर बेसबॉल थ्रोस होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एंटी डिसलोकेशन हो। अगर ये वीकनेस है तो ये पूरा हमारे शोल्डर के मसल से अगर कोई मसल्स रह गए, हाँ एक मसल रह गया है आप हमारा यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर, सबसे इंपॉर्टेंट मसल। ये क्या करता है? प्रोट्रैक्शन ऑफ आपके स्कैपुला का, ये रीच बढ़ाता है आपको ज़्यादा आगे पहुंचाता है, जिसकी वजह से इसको बॉक्सर मसल कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन स्कैपुला में क्या है कि ये अपवर्डली रोटेट कर देता है। और इसका मैंने एक बायोमैकेनिक्स भी बताया था पिछली वीडियोस में कि अगर आपका सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज्ड है तो क्या होगा? विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ठीक है, तो ये पूरा अभी हमने, मेरे को तो लगता है कि शोल्डर का पूरा जो मसल फ्रेमवर्क है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप कुछ भी रह गया हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। सारे पार्ट्स देखने के बाद अगर कुछ भी रह गया होगा तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ कमेंट्स कर दो तो मेरे को पता चलेगा कि मैं बराबर कंटेंट बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, मैं गलत हूँ या सही हूँ। अगर गलत हूँ तो भी बता देना, तो मैं चेंजेस करूँगा और पढ़ूंगा और शायद मैं देखूंगा कि क्या गलत है क्या सही है और आप तक सबसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का ट्राई करूँगा। मेरे को नहीं लगता अभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं जितना बायोमैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ कोई भी पढ़ा रहा है और इतना डीप में इंटरनल मोमेंटम कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे पढ़ाते रहूँ तो आप मेरे को फॉलो करके रखना मेरे इंस्टाग्राम पेज पे।